आ रहा है तो वहां पे रिटर्न पॉलिसी होगी, साफ साफ कहा गया है। इसके बाद में कहा गया है कि कोई भी एक जेन्युइन गारंटी की बात कर रहे हैं तो वो ऑरल और रिटर्न दोनों में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, एक बार लास्ट में बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद में कहा गया है, ठीक है, जो आपका 5th पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एडवाइजर, वो चीज मैं कह रही हूँ। If guarantee given by surety is not as the request of principal debtor in case the contract is not taken a valid one, ये कहा गया है अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पे अगर गारंटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो वो कभी भी वैलिड के कंडीशन में नहीं आएगा। मतलब ये कहा गया है स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट पॉइंट जो अपना था वो ये था, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, एक श्योरिटी को ये कह रहा है कि अगर मेरे गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कि इस तरीके का मेरा बिजनेस है और उसमें जो श्योरिटी होगा वो किसकी रिक्वेस्ट पे होगा, वो होगा प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पे। अगर प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पे नहीं है तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वैलिड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में 7th जो आपका पॉइंट है वो बड़ा इजी है, वो क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी रिमेन्स सेम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर इज वॉइड। क्या कहा गया है, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है, या मान लीजिए कोई भी इस तरीके का इलीगल बीच के अंदर कोई आ जाता है तो इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो यहाँ पे जो भी श्योरिटी है उनकी लायबिलिटी बीच में ड्यू रह जाएगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा लायबिलिटी कंप्लीट हुई, मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है उन्होंने अपनी साइड की लायबिलिटी कंप्लीट कर दी तो श्योरिटी का तो रोल खत्म ही है ना। श्योरिटी को क्यों आना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों ने अपने अपने लायबिलिटी को कंप्लीट करा है तो श्योरिटी का रोल तो वैसे भी कंप्लीट ही है, उनको बीच में इन्वॉल्व होना ही नहीं पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ चीजें अपन और भी इजी इजी ले, ये कहा गया है देखिएगा कि मान लीजिए कोई भी मूर्ख हुआ, ठीक है, लोनेंसी का वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है कि मान लीजिए कोई पागल है, ठीक है, पैदाइशी मूर्ख वगैरह है, और अगर एज ए गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में अपन एज ए श्योरिटी उनको अपॉइंट कर रही है तो उनकी लाइबिलिटी वहां पे वैसे ही कंप्लीट है, ठीक है, उनका यहाँ पे लाइबिलिटी का रोल नहीं होगा, लाइबिलिटी उनकी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा ये कहा गया है, एक और अगर अपन देखें, इजी सा मैं आपको बता रही हूँ, ये कहा गया है इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल विदाउट इन्फॉर्मिंग द श्योरिटी। क्या कहा गया है कि एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर बिना श्योरिटी को इन्फॉर्म किए कुछ भी चेंजेस या कोई भी टर्म्स कंडीशन चेंज कर देते हैं, अगर जिसका बिल्कुल भी नॉलेज श्योरिटी को नहीं है तो श्योरिटी उन सभी चीजों के लिए कभी भी लायबल नहीं होगा। प्रिंसिपल डेटर ही कंप्लीट, वो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, जितनी भी टर्म्स कंडीशन को आगे तक ले जाने का जो काम करेगा ना वो अकेला एक प्रिंसिपल डेटर होगा, श्योरिटी का रोल वहां पे कभी भी अराइज नहीं होगा। ये कुछ चीजें आपकी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, बहुत ही इजी है। एक बारी मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, जिनको भी समझ नहीं आए एक बारी देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने कहा है प्रिंसिपल डेटर जो है उनकी रिक्वेस्ट पे श्योरिटी है वो एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड मैंने कहा था पहली जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो है प्रिंसिपल डेटर की, ठीक है, और सेकेंडरी लायबिलिटी होगी श्योरिटी की जब प्रिंसिपल डेटर ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करा। थर्ड चीज है कि कोई भी एक वैलिड एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, वही सेम गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। ये कहा गया है कि जितने भी फैक्ट्स है, ठीक है, वो क्रेडिटर किनको बताए, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी को। फोर्थ चीज ऑरल और रिटर्न दोनों में हो सकता है, पर अगर बैंक गारंटी की बात करते हैं तो हमेशा रिटर्न ही यहाँ पे मेंशन करा जाएगा। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि लाइबिलिटी, जब श्योरिटी की लाइबिलिटी की जब अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पे रिमेनिंग कही गई है, क्यों, जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, उनके बीच का जब कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, वो अगर वॉइड है तो यहाँ पे श्योरिटी जो है उनकी लायबिलिटी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में जब अपन बात करते हैं कि कोई भी इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर और प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों ने कोई डिसीजन ले लिया या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि किससे छुपा के रखी है, उन्होंने छुपा के रखी है उन्होंने श्योरिटी से, ठीक है, तो वहां पे लायबिलिटी उन दोनों की ही होगी, श्योरिटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। लुनेंसी वाला या पागल वगैरह हुए इस कंडीशन में भी कोई लायबिलिटी नहीं है उनकी। और लास्ट यहाँ पे बात करें कि जितनी भी लायबिलिटी वगैरह है, ठीक है,
तो ये कहा जाता है। एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर और बता रही हूँ। मान लीजिए एक यहाँ पे और आपके और मेरे बीच में कोई भी इस तरीके का एग्रीमेंट या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी की गारंटी अपन ने ले रखी है, तो वहां पे जब मैंने आपके हिस्से की लाइबिलिटी कंप्लीट पे करी है, ठीक है, मैं एक श्योरिटी हूँ, आप एक प्रिंसिपल डेटर है और थर्ड पार्टी अपन एक क्रेडिटर है, तो मैंने आपके हिस्से की कंप्लीट जो एक लाइबिलिटी है वो मैंने पे करी है, तो यहाँ पे जो ऑनर वाला सीन होगा ना, वो प्रिंसिपल डेटर आपसे चला जाके और किधर आ जाएगा, मेरे पास आएगा। यहाँ राइट टू पोसेशन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने आपके कंप्लीट लाइबिलिटी पे कर दी है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर जो है वो मैं ही कहलाऊंगी। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है या इसके बाद की जो भी लाइबिलिटी होगी, उसमें प्रिंसिपल डेटर वाला जो सीन है वो मेरा ही कहलाएगा, क्योंकि मैंने आपके हिस्से की सारी लाइबिलिटी पे कर दी है। तो आपके हिस्से के जितने भी राइट्स है, प्रिंसिपल डेटर वर्ड यूज नहीं करके आप ये कर सकते हो कि आपके हिस्से के जितने भी राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है, वो सब अब किसके हो गए, वो मेरे हो गए, क्योंकि मैंने आपकी सारी लाइबिलिटी पे करी है। ठीक है, अब इनमें बताइए कि इससे इजी 4-5 पॉइंट नहीं हो सकते। आपकी बुक में से भी मैंने काट पीट के छाट के उसके बाद में कुछ इजी पॉइंट से भी आपको बताए। बुक में से ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, इससे इजी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बता दीजिए फटाफट। अगर इनमें समझ में नहीं आया है कुछ भी तो बता दीजिए। इजी इजी है, बस माइंड में रखना, सीमा दिमाग में रखना कि भाई इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे। छोड़ के कोई क्वेश्चन मत आना एग्जाम में। इसीलिए मैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसा कह रही हूँ कि भाई छोड़ दो ये नहीं आएगा, ऐसा बहुत कम मैंने बोला है कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में कि ये रहने दो ये नहीं आएगा। वो इसीलिए कि अगर उनसे भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा नहीं हो कि मैम ने कहा था भाई छोड़ दो या पढ़ाओ, पढ़ा नहीं है हमने, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू बेलमेंट, नेक्स्ट जो अपना है वो है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू बेलमेंट। बेलमेंट का जो एक बेलर वर्ड जो यूज करा गया है, ठीक है, वो फ्रेंच वर्ड है, एकदम बिल्कुल कह रखा है साफ साफ, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ही डिलीवर है। ठीक है, कि कोई भी गुड्स को डिलीवर करना ही बेलर जो वर्ड है, बेलमेंट जो है, वो डिलीवर वर्ड को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया है कि जब सेक्शन 148 में डिफाइन करते हैं बेलमेंट को, सेक्शन वगैरह एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है अपने अकॉर्डिंग भी आप पढ़ते हो, जरूरी नहीं है मैं जिस हिसाब से पढ़ा रही हूँ आप बुक से भी पढ़ रहे हो, आप नोट्स को भी यूज करते हो, आप और कोई गाइड को भी यूज कर रहे हो, आप बहुत सारे आप ऑनलाइन भी देखते होंगे, मुझे पता है अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग पढ़ने का तरीका है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को मिला जुला के फिर आप फाइनल कंक्लूजन है वो आप लर्न करते हो, जरूरी भी है ये सब चीज। यहाँ पे कभी भी, ठीक है, और एक भी उसके अंदर कभी भी आप जब अपना एग्जाम दे रहे हो तो कभी भी सेक्शन जो है वो मेंशन मत करना। अगर एक या दो जगह आपने सेक्शन मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो जो एग्जामिनर है उनके माइंड में ये क्लियर है कि भाई एक दो जगह सेक्शन है वो मेंशन करा है, बाकी जगह जो सेक्शन है वो उन्होंने दिया ही नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ी। स्टार्टिंग से ये देखो, जितना आप कर सकते हो उतना ही आपको लिख के रखना है। ऐसा नहीं है कि अपने प्रोफेसर के नाम है वो पर्टिकुलर जो जिस प्रोफेशन है जो डेफिनेशन मेंशन करी है आप सेम टू सेम वही डेफिनेशन दे। अगर ये सब चीजें आप मतलब एक के बाद एक कर रहे हो ना, तो फिर वही आगे जाके गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आप बहुत मतलब डिजाइन लगा लगा के वहां पे पेपर करो। ठीक है, इंक वगैरह बदलने वाला ये सब सीन है, तभी करना जब टाइम हो, अदरवाइज एक ही पेन से करते जाना, कोई वहां पे कुछ नहीं देखेगा, ये देखेगा कितना लिखा है और क्या लिखा है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू बेलमेंट की बात कर रही है, बेलर वर्ड का वो वर्ड जो है यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ जब अपन एक बेलमेंट की बात करते हैं दो चीजें अपने सामने आती है कि द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, ठीक है, एंड द पर्सन टू वूम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। दो वर्ड यहाँ पे यूज करे गए हैं। इसके अलावा जब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की अपन बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें माइंड में आ रही है भाई, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या क्या चीजें हैं वो माइंड में आ रही है, फटाफट बताइए। पहली चीज कि मूवेबल जो गुड्स हैं उनके लिए बेलमेंट यूज होगा, ठीक है,
ऐसा नहीं है किसी भी तरीके का जो गुड्स है उनके लिए अपन बेलमेंट है वो वर्ड यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेकंड जो चीज है वो कही गई है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इट इज ओनली पोसेशन, ठीक है, यहाँ पे राइट की बात करी गई है, ऑफ द गुड्स विच पासेस फ्रॉम द बेलर टू बेली, नॉट ऑनरशिप, ठीक है, रखने के लिए नहीं दिया है। दूसरी चीज, ऑनर यहाँ पे बेलर ही कहलाएगा, बेली ने कुछ टाइम के लिए उस चीज को एक्सेप्ट करा है, दैट्स इट। ये चीज अपने को बिल्कुल माइंड में रखनी है। देखो ज्यादा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, 5 है तो 5 भी एक एक बताएंगे ना पॉइंट तो भी हो जाएगा। रिटर्न द गुड्स आफ्टर यूजिंग इट, वेरी गुड। यहाँ कंसिडरेशन है वो नॉन ग्रेटिटियस वेलमेंट है, विदाउट कंसिडरेशन ग्रेटिटियस, वेरी गुड। आएगी ये चीज आगे। ग्रेटिटियस में नो कंसिडरेशन है, ठीक है, और नॉन ग्रेटिटियस में यहाँ पे निशुल्क नहीं है भाई, कंसिडरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है पहले से। फटाफट। कुछ कुछ चीजें जो ऐसा हो कि अपन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं वो सब आप इंपॉर्टेंट फीचर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है, यहाँ अगर बेलर बेली को गुड्स को यूज करता है तो वो उस कंपनसेशन देगा या गुड्स अवेलेबल, बिल्कुल। यहाँ पे साफ साफ चीज दी गई है कि मान लीजिए इस तरीके का कोई भी गुड्स है, ठीक है, वो खराब होने वाला है या उसका सब्जेक्ट है वो इसी तरीके का है, तो उसको अगर आप यूज करते हैं तो उसके बदले में या तो कंपनसेशन या सेम गुड्स आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। यशराज। ईशिता। निकिता। यस मैम, क्या करेगा बताइए फटाफट। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि मूवेबल जो गुड्स है उनके साथ पॉसिबल है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। साथ में कहा गया है कि बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पोजीशन ऑफ गुड्स है वो पास करा जा रहा है किनको, बेली को, ठीक है, नॉट ऑनरशिप, ऑनरशिप पास नहीं करी जा रही है। उसके बाद में बेलमेंट इज डन फॉर सम पर्पज, जैसे ही वो पर्पज डिलीवरी ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप पास कर रही है एक बेली को, वो किस लिए करा जा रहा है, वो है एक पर्टिकुलर पर्पस। वो पर्पस जैसे ही आपका कंप्लीट हो जा रहा है आप क्या करेंगे, अपना गुड्स है वो वापस आपको रिटर्न लेना है। यही एक बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखेंगे। कहा गया है नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेम चीज मैंने बताई है, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक गुड्स है आपका वो रिटर्न लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, रिटर्न बेली को करना पड़ेगा एक बेलर को, तभी यहाँ पे जो आपका बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने पढ़े हैं वो इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जी, देखो क्या कहा गया है इसके अंदर कि मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक अकाउंट, ठीक है, तो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपने 100 के और 100 जो नोट है, ठीक है, 100 के 100 नोट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो कि जब मैं उस बैंक से वापस लूं तो मुझे 100 के 100 नोट्स ही चाहिए, 100 रुपीज के 100 नोट की फॉर्म में ही मुझे मेरा पैसा चाहिए। ये क्या पॉसिबल हो पाता है, बताइए फटाफट, पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता। नहीं, तो ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया है, इसी में एक चीज और कही गई है कि बैंक लॉकर में आप अपना गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ज्वेलरी हुआ, ये सब चीजें आप सिक्योरिटी फॉर्म में रखते हैं। अब इनमें तो ये नहीं हुआ कि भाई आपका गोल्ड है वो चेंज करके दे दिया या और किसी को चेंज करके दे दिया, वो सेम टू सेम आपको प्रोवाइड होता है कि नहीं होता। तो वो आपका सिक्योरिटी जो है एक बैंक लॉकर सिक्योरिटी, वो तो है आपका बेलमेंट। जबकि आप एक कॉइन या कोई रुपीज की बात कर रहे हैं कि मुझे सेम टू सेम चाहिए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो ये चीज भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कहीं भी जब आपको थोड़ा बहुत याद आए।
कि जब आप एक सेफ डिपॉजिट की बात करते हैं वो एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि आप एक कॉइन या रुपीज वगैरह नोट वगैरह की बात करते हैं तो कभी भी आपको सेम फॉर्म के अंदर रिटर्न है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो उसको आप कभी भी बेलमेंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिफरेंस था इसका। जी, ये कहा जाता है काफी बारी कि मान लीजिए जैसे आप ये देखते हैं ना कि कोई भी मान लीजिए आप आपका जो गुड्स है कहीं भी जा रहा है, ठीक है, और बीच में आपका बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और मान लीजिए अर्थक्वेक वगैरह आ गए, स्ट्रॉम वगैरह आ गए, भूचाल हुआ, बवंडर हुआ, तूफान वगैरह हुए, इस तरीके की सारी चीजें अगर इन्वॉल्व हो रही है तो वहां पे बेली का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, क्योंकि ये सब क्या है, नेचुरल कॉजेज है जिनमें बेली है, उनका भी कोई पर्टिकुलर रीजन इसके अंदर नहीं था, जानबूझ के की हुई चीज नहीं थी। इसलिए इस कंडीशन में, ठीक है, सिर्फ ओनली फॉर दिस कंडीशन इसके अंदर मेंशन करा गया है कि बेली जो है वहां पे इस कंडीशन में बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं बनेगा। कि हो सकता है अगर बेली चाहे तो वो क्या कर सकता है, उसका जो भी मतलब लॉस का कंपनसेशन वगैरह है वो बेलर को दे सकता है अगर बेली चाहे तो, अदरवाइज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में नहीं बनेगा। जबकि दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया है, जस्ट सीमा ने बता दिया था ग्रेटिटियस बेलमेंट है, इसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि नॉन ग्रेटिटियस निशुल्क जिसके अंदर क्या कहा गया है भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, ये क्वेश्चन बहुत बार 1 या 2 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में बहुत बारी देखने को आपको मिल सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। साफ साफ कहा गया है कि एक बेलर और बेली की ड्यूटीज की बात करी गई है, बताइए बेली की ड्यूटीज क्या होती है अभी। अपन ने बातों बातों में ये सारी चीजें जो आपने ऊपर लिखा है वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज आपकी बुक कह रही है यहाँ पे बेली की ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेली नॉट बेलर। तो बेली सबसे पहले जो भी गुड्स दिया गया है उसका टेक केयर करे। दूसरी चीज कही गई है कि अपने गुड्स में उस गुड्स को ना मिलाए, अलग से रखे, ठीक है, उनका गुड्स अलग और अपना गुड्स अलग। तीसरी चीज कही गई है कि ऐसा नहीं है कि ऑनरशिप खुद के नाम पे कर ले, उनके गुड्स को उन्हीं के गुड्स के हिसाब से मेंशन करे। फिर है नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, यानी कि नेगेटिव टाइटल, यानी कि खुद के नाम से या एक्स्ट्रा किसी को ट्रांसफर अपन ना करें, इसका चीज अपन नेगेटिविटी वहां पे ना यूज करें। उसके बाद में कहा गया है कि मान लीजिए आपने और बेली ने बेलर को बता के और बेलर का जो गुड्स है वो थर्ड पार्टी को दे दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उनसे उनको एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीडी प्लेयर वगैरह है या फिर इस तरीके का कोई भी एक पर्टिकुलर गुड्स है, तो बेलर को उन्होंने कहा है, बेली को बेलर ने कहा है कि भाई आपका जो ये पर्टिकुलर सीडी या इस तरीके का जो भी आइटम है वो मेरे जो नेबर है वो मुझसे कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं, वो बदले में क्या देंगे भाई, जो उसका रेंट है वो देंगे, तो क्या मैं दे दूं। तो बेलर ने कहा है हाँ जी आप दे सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बेली ने क्या करा है, बेलर का जो गुड्स है वो कुछ टाइम के लिए अपने नेबर को दे दिया, बदले में क्या मिला है, रेंट मिला है, तो वो रेंट किसका हुआ, वो रेंट हुआ बेलर का, बेली अपने पास में नहीं रख सकता। साफ साफ कहा गया है जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है बेलर अपने पास में इन्वॉल्व ना करे, जिसका गुड्स था एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी किसका होगा, वो भी उन्हीं का होगा। ये चीज भी आप लिख लीजिए, ठीक है। जो भी एक्सपायरी डेट है, जहां तक आपने एक एग्रीमेंट को करा है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को करा है, उस डेट तक आपको उसका गुड्स है वो रिटर्न करना पड़ेगा। जी जी ये कह रखा है कि बेली जो है वो कंपनसेशन पे करेगा लॉस होने की कंडीशन में। ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या कहेंगे सीमा इसके बारे में, ड्यूटीज ऑफ बेलर की बात करी गई है। अब बेलर की ड्यूटी क्या है, पर्टिकुलर गुड्स के बारे में जो भी डिस्क्लोज उसको देना है वो दे, सबसे पहली चीज। सेकंड कह रहे हैं कि कोई भी मतलब अपन यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए कंसिडरेशन वगैरह की जब बात आती है, ठीक है, तो बेली को जो भी कंसिडरेशन वगैरह है, एग्रीड कंसिडरेशन वगैरह है, गुड्स को डिलीवर करना, और गुड्स डिलीवर के बाद में एक टाइम तक उसको क्या करना, अपन मतलब रिटर्न भी ले, ये भी एक बेलर का ही यहाँ पे माना जाएगा। और इसके अलावा
एक्स्ट्रा जो मान लीजिए कोई भी इस तरीके का गुड्स है जो पहले से ही खराब होने वाला है, और फिर आपने बेली को देने के बाद में वो थोड़ा बहुत और भी सड़ गया है, जिसपे आपको पहले से पता था कि मुझे पर्टिकुलर सीडी वगैरह इसका रिपेयरिंग करना है, पर मैं कुछ टाइम के लिए बेली को यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद में डिलीवरी लूंगा। अब यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि आपने अगर ये एक्सपेक्ट करा है कि उसका रिपेयरिंग जो है वो बेली करवाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वगैरह है तो वो आपको ही पे करने हैं, क्योंकि पर्टिकुलर गुड्स आपका है और आपने वो चीज दिमाग में रखी भी थी कि आपको रिपेयरिंग वगैरह इस चीज का करवाना है, तो वो भी ड्यूटीज ऑफ बेलर के अंदर ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, टाइम पर वापस ले, बेली कंपनसेशन पे करेगा जी। बेलर बेली को सही गुड्स दे, गुड्स है वो डिलीवर करना है। इसके अलावा बहुत है, आई थिंक इतना। एक डिफरेंस तो क्लियर हुई है ना माइंड में कि भाई इतना डिफरेंस अपन इसमें देख सकते हैं। जी, प्लीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है बताइए, अभी करवाऊं या फिर नेक्स्ट में देखें सीमा, यशराज? यहाँ तक पहले पढ़ेंगे या फिर सीमा? दोनों दोनों ठीक है। और कोई तो आई थिंक क्लास में कितने हैं, निकिता? ये आपकी क्लास वाले एक बात बताओ, जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं मेरे को या देख रहे हैं, वो ये बताओ कि आपकी क्लास वाले भाई चाहते क्या है? ऐसे दिमाग में है नहीं क्या कि ट्वेल्थ में आ गए? ठीक है निकिता, नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट आपसे रूबरू हो लेते हैं। अब ये बताइए कि ऐसा दिमाग में है नहीं क्या कि भाई ट्वेल्थ में है या फिर एग्जाम्स वगैरह है, क्या सोच के क्या बैठे हैं? बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं है, बताओ। पांच स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बैठते हैं। आपको पता है कल मैंने जब 11th की क्लास ली थी, उसमें जो स्ट्रेंथ थी वो 14 to 15 थी। 14 to 15 स्ट्रेंथ थी। मैं मान रही हूँ इतनी आपकी क्लास में है भी नहीं, फिर भी अगर जितने हैं उतने भी अगर ले रहे हो ना, तो भी बहुत सही है क्लास। अच्छा, कुछ की क्लास नहीं चलती तो वो निकिता बताते भी नहीं है, पता है कि मतलब अगर रेगुलर ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, जैसे परसों है वो कुछ ऐसे झूठ मूठ में ही कह रहे थे, तो कुछ की क्लास अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ को तो चलो जरूरी कुछ हो सकता है, एक दो स्टूडेंट्स तो कोई, पर मैं ऐसा नहीं मान रही। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा आप लोगों के भरोसे तो घर का कोई काम ऐसा होता नहीं है कि भाई मतलब आप लोग अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जी, कुछ की चलती नहीं है, कुछ चलाते नहीं है, कि घर का कोई ऐसा काम हो जो आप लोगों के भरोसे छोड़ा गया हो। ठीक है, कि आप अगर 1 घंटे क्लास में बैठ जाओगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा और घर में वो काम नहीं होगा। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, काफी बार होता है यशराज, मेरे साथ भी ये पर्टिकुलर होता है कि और देखो अपने को मैनेज करना पड़ेगा, ये सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, कि आप लोगों की भी है, ये मेरी भी है, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वली, कि मैं यहाँ पे मेरा टाइम पे क्लास अटेंड करूँ। ठीक है, क्लास मेरा स्टार्टिंग करूँ, आप लोगों का लाइबिलिटी है कि भाई आप क्लास में आओ। बढ़िया है, आप तो अपना पर्टिकुलर देख लो। ठीक है, अब वो चीज तो है ही नहीं कि कॉल अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा, भाई तुम करोगे तो मैं अटेंड करूंगा या तुम करोगी तो मैं अटेंड करूंगी। वो चीज तो जाने ही दो, अब तो थोड़े बहुत दिन है। ठीक है, ठंड वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, वैसे दिन बहुत छोटे छोटे होंगे, दिवाली का हो जाएगा बीच में थोड़ा बहुत, फिर आपकी पतंगबाजी आ जाएगी, फिर एग्जाम आएंगे। तो इसलिए आलसी हो रखी है, स्पेशली बॉयज का तो मैं बिल्कुल कह रही हूँ ओपनली। मैम अपने सिलेबस कम होने वाला है, स्कूल शायद नवंबर में खुलने वाली है। जी, नवंबर में अभी तक आया है सीमा, कि स्कूल का अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है, अब तो केसेस भी काफी, मतलब ये है कि फ्रेश केसेस जो है ठीक है उनमें काफी मतलब रिड्यूस हुआ है। और इंडिया में तो 88 पॉइंट समथिंग जो मतलब रिकवरी रेट है वो बहुत, मतलब बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छी रिकवरी रेट जा रही है अपने इंडिया में, ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेश केसेस है वो भी कम जा रहे हैं और रिकवरी रेट अपनी हाई हो रही है।
पर ऐसा नहीं है कि साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लापरवाही जो है वो अब ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, लोग है वो अब ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, ये चीज भी अब ज्यादा है। अब देखिएगा दिवाली पे जो मार्केट का इनका हाल होना है, तो मतलब ये है ना कि थोड़ा सही सही होते होते दोबारा केसेस ना आने लग जाए, लोगों की सिर्फ लापरवाही। जी नवंबर में न्यूज आ जाएगी, दिसंबर में खुलेंगी। अच्छा ऐसा है क्या, मैंने अभी तक नवंबर का ही सुना है, उसके अलावा मुझे नहीं पता। फिर भी आप ये बताइए सीमा निकिता, कि जैसे मान लीजिए कि नवंबर का अपन मान के चले या दिसंबर का मान लीजिए अपन मान के चले कि स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, तो भी आप सिर्फ डिस्कशन जो होंगे ना, जिसमें क्या होगा, डिस्कशंस है, और फिर साथ ही साथ कि जो एक फ्रेश कोर्स की अपन बात करें वो कितना अपन कंप्लीट करवा पाए, बताइए। और लोड जो आएगा वो किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा क्या। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 26 से कुछ डिसाइड होगा। वही तो, आप लोगों पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा। जी, कि करना तो आप लोगों के है, पेपर तो आपको ही देने हैं, तो क्या क्या पढ़ोगे। टीचर है, जैसे पर्टिकुलर मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही, मान लीजिए एक दिन में पूरा चैप्टर मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है, एक दिन में मैं फटाफट मेन मेन हेडिंग करवा के पूरा चैप्टर मैंने कर दिया, और मैं कह दूंगी भाई जाओ सॉल्व करके ले आना कल, और कल मैं नेक्स्ट करवाऊंगी और नेक्स्ट में पूछूंगी, तो वो लोड जो है, ठीक है, सब सब्जेक्ट्स में ऐसे ही होगा, तो लोड जो है वो आपके ऊपर रहेगा कि घर जाके क्या क्या तो पढ़ोगे और क्या क्या नोट्स बनाओगे और क्या क्या देखेंगे। हम्म, सही है, कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ठीक, करवा देंगे वो तो, देखो अब टीचर्स कैसे करवाते हैं। ठीक है, और कोई डाउट। कुछ स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम है कि भाई थोड़ा हेल्थ इशू मान लो या और कुछ मान लो, और बाकी कुछ तो नालायक है, पढ़ना लिखना है नहीं। समीर है वो पहले ही ले लेता था क्लास बेटा, थोड़ा ये था कि समीर भी कुछ भी लेते थे पहले क्लास, ठीक है, और अब वो भी, अभय है, फिर वो क्या नाम है उनका, जो आपकी नोट्स की नोटबुक लेके गए थे, दीपक, ठीक है, ये तो इन्होंने तो स्टार्टिंग से ही ऐसा ही रखा है हाल, उनको तो पढ़ना ही नहीं है जी। वो तो अलग ही उसमें है, दुनिया में, दो दिन तो इनको यही नहीं पता कि हम क्या है, किस माहौल में है, क्या हो रहा है आसपास में, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, स्टूडेंट्स कितना कितना पढ़ते हैं, अते पता ही नहीं है, ठीक है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मेहनत करो ना तो फिर इस हिसाब से करना कि बहुत अच्छे परसेंट लेके आओ, ठीक है, कि पेरेंट्स है वो भी प्राउड फील करें। पढ़ो पढ़ो, बहुत जरूरी है पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो। ठीक है सीमा।